अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुशामद लिए जनाब। अदालतों के साथ साथ अब सियासी मैदान में भी वो कहते हैं ना पंजाबी जी कम पक गया जे, कम पखड़ने लगा जे जनाब, क्योंकि इस वक्त कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर कुछ मेजर शिफ्ट्स होने जा रही हैं, कुछ बड़ी उतल पुतल होने जा रही है। और इस हवाले से ये खबर भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के 2 सूबाई वज़ीर आला और 1 गवर्नर की जनाब होने लगी है छुट्टी, और उनकी जगह पर नई तकर्रियां की जाएंगी। और इस पूरे अमल के अंदर जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये दोनों इंपॉर्टेंट पोजीशंस हासिल करने जा रहे हैं। और बिलावल भुट्टो साहब की कौमी असेंबली में की जाने वाली तकरीर को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया है, और इस बात का इम्कान नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खास तौर पर न सिर्फ कौमी सियासत के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल हासिल करने जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामलात के अंदर कुछ स्कोप यानी रोल भी बढ़ना जा रहा है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि वो कौन से सूबाई वज़ीर आला हैं जिनके ऊपर जनाब छुरी चलने वाली है, और वो कौन से गवर्नर साहब हैं जिनके लिए इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि अब उनके लिए टाटा गुड बाय करने का टाइम आ गया है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बिस्ती की खबर भी आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और खास तौर पर ऐसी शख्सियत जो बार बार उछल कर दुम पे खड़े होकर जनाब इस बात की कोशिश कर रहे हों कि जनाब हमारे लिए किसी न किसी तरीके से दर्रे दौलत मिल जाए, हमारे पास इस तरह का कोई इम्कान पैदा हो जाए कि हमारी इमरान खान तक एक्सेस हो जाए, या कम से कम हम इतनी दुम पे खड़े होकर जो बकवासियात फरमा रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ से कम उसके हवाले से कोई तारीफी जुमला ही आ जाए। लेकिन उनको मासिवाय मायूसी के और कुछ नहीं मिलता। और सितम यह है कि इसके साथ साथ अगर वो हाल ही में जेल से रिहा होने वाली एक खातून रहनुमा से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करें, तो वो खातून रहनुमा भी पलट के जवाब दे चल निकल। तो इसका मतलब यह है कि मामला जनाब जरा थोड़े से ज्यादा खराब हो चुके हैं फवाद चौधरी साहब के लिए। फवाद चौधरी साहब का नाम पाकिस्तान की सियासत के अंदर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से तो यकीनी तौर पर अपनी एक स्पेस को जनरेट किया है जो बयानिया साजी के अंदर या नैरेटिव बिल्डिंग में या हालात को अपनी मुवाफिक टर्न करने के लिए जो चरब ज़बानी है उसके अंदर जनाब फवाद चौधरी साहब का कोई सानी नहीं है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शमूलियत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद शर्फ कबूलियत हासिल नहीं कर सके, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में मौजूद बहुत सारे क्वार्टर्स को इस बात का यकीन है कि फवाद चौधरी साहब इनफैक्ट इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी होने की वजह से वो अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में आ भी जाएंगे तब भी वो इमरान खान साहब के नैरेटिव को आगे बढ़ाने की बजाय पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट की झोली में गिराने की कोशिश करेंगे। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा रहनुमा और खास तौर पर जनाब शहबाज गिल साहब जो कि इमरान खान साहब के बहुत ही करीब समझे जाते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया है कि जनाब फवाद चौधरी साहब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपनी प्रॉक्सीज से खुद ही पाक कर दिया है, लिहाजा अब इन प्रॉक्सीज के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में वापस आना मुमकिन नहीं। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मुसलसल इसी तगदो में हैं। आलिया हमजा साहिबा जो एक तवील जो है जदोजहद के बाद, और देखें पॉलिटिकल वर्कर चाहे किसी भी जमात का हो उसकी एक अपनी अहमियत और उसकी एक इज्जत और तकरीम जो है वो बरकरार रहती है। आलिया हमजा साहिबा की पॉलिटिकल फिलॉसफी से आप 100% इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन खातून होने के बावजूद फवाद चौधरी की तरह आलिया हमजा ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही उन्होंने इमरान खान साहब से किसी तरह का कोई फासला इख्तियार किया। और ये काबिल सताइश है किसी भी पॉलिटिकल फिलॉसफी के हामिल लोगों के लिए कि वो अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर ना सिर्फ अपने कायद के साथ खड़े रहते हैं बल्कि अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी को दुरुस्त तस्लीम कराने के लिए हर एक एक्सटेंट तक जाते हैं। आलिया हमजा साहिबा उन्हीं कैरेक्टर्स के अंदर शामिल होती हैं जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी को तरजीह दी बजाय इसके कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से दूरी इख्तियार करती। अब उनको रिहाई मिली है
ہے اور وہ اس وقت لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ جناب فواد چودھری صاحب نے عالیہ حمزہ صاحبہ سے رابطہ کیا اور کوشش کی، ان کو فون کیا کچھ قریبی لوگوں کے ذریعے۔ پہلے تو عالیہ حمزہ صاحبہ نے فواد چودھری صاحب کا فون ہی ریسیو نہیں کیا، جس کے بعد جناب فواد چودھری صاحب نے عالیہ حمزہ صاحبہ سے قربت رکھنے والے جو خواتین رہنما ہیں ان سے عالیہ حمزہ صاحبہ تک پیغام پہنچایا کہ وہ اور ان کی اہلیہ ہبہ فراز چودھری صاحبہ، فواد چودھری صاحبہ وہ ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ کی رہائش گاہ پر، اور وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کی خیریت دریافت کرنا چاہتے ہیں اور ان کی سیاسی جدوجہد پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ پیغام عالیہ حمزہ تک پہنچایا گیا، جس پر عالیہ حمزہ صاحبہ نے نہایت پولائٹلی معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ابھی تو میں تازہ جیل سے آئی ہوں، ابھی میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کسی پولیٹیکل کنٹروورسی میں نہ جاؤں، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے ذاتی دوستوں کے ساتھ یا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہی وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ میں کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ابھی ملاقات جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتی، کچھ عرصے کے بعد اس کو دیکھیں گے۔ یعنی عالیہ حمزہ صاحبہ نے پولائٹلی جناب فواد چودھری صاحب کو ریفیوز کر دیا، اور یہ ریفیوزل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جناب آپ جتنے مرضی تگڑے یا جتنے مرضی جو ہے وہ نیریٹو بلڈنگ کے اندر آپ کو ملکہ کیوں نہ حاصل ہو، لیکن پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑا رہنا بھی سب سے زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب سیاسی کھینچا تانی ایک ایسی حدود میں داخل ہو رہی ہو جہاں پر فیصلہ کن نتائج کا دور آنے والا ہے، تو ایسی صورتحال میں کوئی بھی پولیٹیکل کارکن کسی بھی ایسی شخصیت سے قربت حاصل نہیں کرنا چاہے گا جس کے بارے میں یہ رائے ہو کہ جناب یہ بے پیندے کا لوٹا ہے، یہ جناب تھالی کا بینگن ہے، یہ ادھر ادھر کسی بھی موقع پر لڑک جائے گا۔ لہٰذا یہ صورتحال بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل بھی ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں کہ حکومت ایک فیصلہ کن لڑائی لڑنے جا رہی ہے، اور اس بات کا مکمل طور پر تہیہ کر لیا گیا ہے، ارادہ ظاہر کر لیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ سینگ پھنسانے ہیں، اور میچ بھی اس طرح پھنسانا ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے تمام تر اختیارات اور ہتھوڑے کی طاقت کے باوجود بھی اپنے جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرائے، اور حکومت نے اس بات کا تہیہ بھی کر لیا ہے کہ اب وہ جناب 2/3 اکثریت کے ساتھ آئینی ترمیم بھی کرے گی، اور آئینی ترمیم کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کی ریٹائرمنٹ کی عمر بھی 62 سال سے بڑھا کر 65 سال کرے گی، اور اس کا جو بنیادی فائدہ ہے وہ نہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ملے گا، بلکہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب بھی اس کے بینیفیشری ہوں گے، کیونکہ وہ ایکسٹینشن کی ڈیمانڈ کیے بغیر ہی اپنی مدت ملازمت کو ایکسٹینڈ کرا لیں گے۔ اور اس چکر کے اندر مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ کہ جناب ہم کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیتے، وہ اپنے بیانیے پر بھی قائم رہیں گے۔ لہٰذا یہ ایک نازک صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ سیاسی میدان بھی گرم ہونے جا رہا ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، خاص طور پر اس سینیریو میں جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا، یعنی 2 وزرائے اعلیٰ اور 1 گورنر کی تبدیلی، جس کے لیے نہ صرف صلاح و مشورے مکمل کر لیے گئے ہیں بلکہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس حوالے سے جو عملی اقدامات ہیں وہ نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے جس وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے امکانات ہیں وہ ہیں جناب سرفراز بگٹی صاحب، جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ہونے کی حیثیت سے اور بلوچستان کے اہم رہنما اور اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر قربتوں اور سپورٹ کے باوجود وہ ابھی تک بلوچستان میں یہ جو پولیٹیکل موومنٹ ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کی طرف سے ڈیولپ ہوئی ہے وہ اس کا توڑ کرنے اور ان کو پولیٹیکلی اپنے ساتھ انگیج کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ حکمران اتحاد جو کہ بلوچستان میں ہے اس کے اختلاف
इख्तलाफात को भी दूर करने में नाकाम रहे हैं। और हद तो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब के हालिया दौरा बलूचिस्तान के दौरान भी जनाब डॉक्टर सरफराज बुख्ती साहब ने इस बात की शिकायत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ की थी कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान उनके रास्ते में रुकावटें क्रिएट कर रही है और उसकी वजह से वो बलूचिस्तान के वजीर आला के ओहदे पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी खुद जनाब सरफराज बुख्ती साहब के लिए एक बहुत बड़ी अपोजिशन साबित हो रही है। और जनाब सरफराज बुख्ती साहब की इस शिकायत पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की लीडरशिप से मुलाकात भी की थी और उनको शो कॉज नोटिस भी सर्व किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अब इस्टेब्लिशमेंट सरफराज बुख्ती साहब से जरा थोड़ा सा फासला इख्तियार करती हुई और खास तौर पर डॉक्टर मारंग बलोच वाले इशू पर सरफराज बुख्ती साहब की जो जिसे हम कह सकते हैं कि इररेलेवेंट होना, ये उनको किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं। खास तौर पर इस मौके पर जब बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से सऊदी गवर्नमेंट के साथ इस्टेब्लिशमेंट इंगेजमेंट में है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बलूचिस्तान के अंदर अमन व अमान की सिचुएशन ना सिर्फ जो है वो बरकरार रहे, बल्कि वहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट भी एड्रेस किया जाए। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर सऊदी गवर्नमेंट 19 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने जा रही है, जिसमें 12 बिलियन डॉलर की गवादर के अंदर ऑयल रिफाइनरी और उसके साथ साथ 7 बिलियन डॉलर रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट का उनका तहैया। ये इस बात की तरफ इशारा है कि सरफराज बुख्ती साहब इस 19 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने में इस्टेब्लिशमेंट का साथ देने में नाकाम है। लिहाजा यहां पर सरफराज बुख्ती साहब आने वाले दिनों में शायद हमें वज़ीर आला बलूचिस्तान के ओहदे से फारग होते हुए नजर आए। जो दूसरे वज़ीर आला हैं जनाब और गवर्नर साहब, इनका ताल्लुक सिंध से है। गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसोरी साहब के हवाले से इस बात का फैसला किया जा चुका है कि वो सिंध के गवर्नर के तौर पर मजीद काम नहीं करेंगे और बहुत जल्द गवर्नर कामरान टिसोरी की जगह पर मुस्लिम लीग नून के जनाब बशीर मेमन साहब को गवर्नर सिंध अपॉइंट करने का फैसला कर लिया गया है। अलबत्ता जो सरप्राइजिंग न्यूज़ है वो है मुराद अली शाह साहब के हवाले से। मुराद अली शाह साहब पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के वो लीडर हैं जो तीसरी टर्म को सिक्योर करने में कामयाब हुए थे इन इंतखाबात के बाद सिंध में। अब ये खबर सामने आई है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो इस वक्त मुराद अली शाह साहब की कैबिनेट में भी मौजूद है, वो मुराद अली शाह साहब के ऊपर ना सिर्फ अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, बल्कि नासिर हुसैन शाह साहब ने हालिया दिनों में जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के साथ ऐवान सदर में 1-to-1 एक्सक्लूसिव मुलाकात की थी, उसमें उनको यानी प्रेसिडेंट जरदारी साहब को नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ से आगाह किया गया है कि सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है और मुराद अली शाह साहब को बतौर वजीर आला सिंध बरकरार रखना ये पीपल्स पार्टी की तबाही उतार देगा। लिहाजा बेहतर है कि पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात को दूर करने में, जहां पर पीपल्स पार्टी के लीडरशिप जिनके अंदर निसार खोड़ो, जिनके अंदर आगा सिराज दुरानी, जिसके अंदर जनाब खुर्शीद शाह साहब जैसे सरकर्दा अफराद शामिल हैं, वो मुराद अली शाह साहब के ऊपर शदीद तरीन रिजनमेंट्स रख रहे हैं। लिहाजा वजीर आला सिंध को तब्दील कर दिया जाए और बताया यह जा रहा है कि इस हवाले से 2 नाम तब्दीली के लिए ज़ेरे गौर हैं, जिनमें से एक नाम जो है वो जिन माजी के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन में रहा है और उनका नाम जो है वो शहद की बोतलों के हवाले से भी आया था और उनका नाम नैब के केसेस में भी आया था। वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और उनके साथ साथ जनाब ये जो हैं नासिर हुसैन शाह साहब, इनका नाम भी जो है वो लिया जा रहा है। मेमन साहब के साथ साथ निसार साहब का नाम ये जो हैं नासिर हुसैन शाह साहब का नाम लिया जा रहा है बतौर वजीर आला सिंध और इस बात के भी इम्कानात हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ये जो तब्दीली है ये भी रूबाए अमल हो जाएगी और जनाब मुराद अली शाह साहब की जगह पर मुमकिन तौर पर नासिर हुसैन शाह साहब वजीर आला
सिंध होंगे। अलबत्ता जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से है, और लग ऐसे रहा है कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये जो अदालती लड़ाई है, इसको सेटल डाउन होते ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फेडरल कैबिनेट के अंदर शामिल होने जा रहे हैं, और मुमकिना तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मर्तबा तब्दील करेंगे जनाब इसहाक डार साहब को, और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काबीना के अंदर शामिल होंगे, और उनके पास वजारत खारजा का कलमदान भी होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में जो है वो हमें रूबा अमल होती हुई नजर आएंगी। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।